बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, अमरीकी सदर ट्रंप का वफ्द पाकिस्तान ना भेजने का ऐलान। अब देखना यह है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात किस जानिब जा रहे हैं। और ईरानी वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से अहम मुलाकातें हुई हैं। ईरान के अमरीका से मुज़ाकरात पर जो ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने आए और ईरानी वफ्द की भी रवानगी हुई। इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर जावेद साहब, रहनुमा डेमोक्रेटिक पार्टी अमेरिका, बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब तहरीक इंसाफ से, गौस खान न्याजी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जुल्फ़िकार अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ताहिर जावेद साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा और जानना चाहूँगा कि इस तमाम तर सूरत हाल में प्रोग्राम में आपसे पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है, तो थोड़ा सा अमेरिकन जो पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं जो अमेरिका के अंदर उनके जो इस सारे मामले के ऊपर तासरात हैं, जो अमेरिकन इसके बारे में सोच रहे हैं, इस जंग को लेके, मुज़ाकरात को लेके, सुलह की तरफ जाते हुए मामलात को लेके, उसको ज़रा हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। देखें, जब ये मामला स्टार्ट हुए और पहला जब दौर हुआ था तो उस वक्त तो बहुत एक होपफुल मामला थे कि फिर अचानक जब वो निकल के आ गए, फिर दरमियान में गैप आया और अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एक अनलिमिटेड टाइम के साथ कहा है कि जी हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे और कहा तो इसके ऊपर तकरीबन लोग यहाँ पे अब यही समझ रहे हैं कि ये मुज़ाकरात कुछ लंबा अरसा चलेंगे और इसी सिचुएशन में ना वार है ना पीस है, दरमियान में जो लटके हुए हैं सारा कुछ ये इसी तरह ही चलता रहेगा। और ये कोई एक्सेप्टेबल पोजीशन लोगों के लिए तो इसलिए नहीं है कि ना तो इससे गैस की या ऑयल की प्राइसेस नीचे आएंगी और ना ही कोई और यानी इकनॉमिकली जो एक एक्स्ट्रा हम वार की जो समझ लें प्राइस इंक्रीज वार की वजह से पे कर रहे थे वो तो सारी दुनिया उसी तरह पे कर रही है। तो लोग इसको जल्दी होता देखना चाहते हैं और ख़त्म होता देखना चाहते हैं। वार को आगे प्रोलॉन्ग होता अमेरिका के अंदर किसी के पास ये एपिटाइट नहीं है। तो ये तो है यहाँ पे। और जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी की मिक्स फीलिंग्स है, दे फील वेरी प्राउड कि पाकिस्तान इज़ इन द मिडल और एक अच्छे काम के ऊपर एक पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पे एक रेपो बनी है। बड़े अरसे के बाद लोगों ने अच्छी बातें सुनने को पाकिस्तान के मुतल्लिक हुई है। मैं पूरा वीक वाशिंगटन डीसी में एडवोकेसी हम कर रहे थे बहुत सारी और चीज़ों के साथ। तो जिस कांग्रेसमैन सेनेटर से मिलते थे वो पहले पाकिस्तान की प्रेजिंग, बाद में दूसरा काम। सो एंड सो पाकिस्तान के मुतल्लिक बहुत सारी प्रेजिंग की जो एक रेजोल्यूशंस है वो भी प्रिपेयर हो रही हैं जो कांग्रेस के मेंबर चाह रहे हैं, लेकिन दे ऑल आर प्रिपेयरिंग सम डॉक्यूमेंट्स एंड एट द सेम टाइम वेटिंग कि भी कोई ऐसा ब्रेक थ्रू हो जब ये फाइल करें चीज़ों को। तो एवरीबॉडी इज सिटिंग डाउन वेटिंग कि भी इसमें से कोई निकलेगा, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे कि जो सिचुएशन है, जो पॉइंट्स हैं वो इतने आसान नहीं है। इसके ऊपर बड़ा डिटेल्ड कन्वर्सेशन और ये बेसिकली टेबल पे आने से पहले बहुत सारा काम अभी रहता है जिसके ऊपर आई थिंक कि ये यहाँ पे तो इतनी डेलीगेशन की जाने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। इवन दो प्रेसिडेंट ट्रम्प मिक्स बयान देते भी रहते हैं इसके ऊपर। तो ये सिचुएशन है कि और मार्केट जो है वो एक बयान से ऊपर दूसरे से नीचे भी यहाँ पे होती है, जिसको भी आम पब्लिक जो है वो इतना अच्छा नहीं समझ रही, बल्कि इसको तो अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इनसाइड ट्रेडिंग का नाम देना शुरू कर दिया उन्होंने। तो दैट्स द होल सिनेरियो। बट पॉलिटिकली people in the Washington DC has moved on to other bills after president gave them a time with no यानी dead end। तो ये है सिचुएशन यहाँ पे। बिल्कुल सही। और ट्रंप को लेके क्या एहसास आता है अमेरिकन के? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प का चॉइस नहीं है इसके ऊपर। जो एक अब डेस्परेशन भी उनकी आपको नजर आती है, उनको इसको खत्म करना। प्रॉब्लम एक ही है उनकी कि खत्म तो कल हो सकता है ना, लेकिन वो खत्म भी करना चाहते हैं जिसके अंदर एक विक्ट्री के साथ जो वापस पब्लिक को जाकर के बताएं कि मैंने ये एक्स्ट्रा और एडिशनल चीज मैंने जो इसमें गेन किया। वरना एक कॉन्ट्रैक्ट जो एक मुआहदा तो इनका बराक ओबामा के टाइम पे भी हो चुका था और वहां पे उस वक्त ये $2 बिलियन की रिलीज होने को इन्होंने ही बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और आज अगर ये उनके सारे जो 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 उनके एसेट्स हैं वो रिलीज होते हैं तो दैट विल बी ह्यूज नंबर, जो सबको पता है कि वो कई सेवरल फोल्ड मोर देन $2 बिलियन है। तो पहले तो इनको वही सेल करना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद जो सैंक्शंस उठानी है, सैंक्शंस के ऊपर आई डोंट थिंक कंट्री में यहाँ इशू है किसी को भी। लेकिन उसके साथ साथ जो न्यूक्लियर ये लोगों को एक दे करके गए हैं कि हम उसके अंदर यूरेनियम उनसे लेके आएंगे, बहुत कुछ बातें जो एक बढ़के उसके ऊपर जो हो नहीं रहा है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है।
लेकिन एंड ऑफ द डे मेरा ख्याल है कि आज कल परसों इनको दो एक दिन के बाद जाके अपनी एक्सटेंशन भी लेनी पड़ेगी, 60 डेज आर गोइंग टू बी ओवर। तो वो भी एक इनको इशू है जो मंडे को मेरा ख्याल ये करेंगे, हो तो जाएगा लेकिन उसके अंदर भी लेट काफ़ी होगी। और उसके बाद फिर ये इलेक्शन इनका सर पे खड़ा है फर्दर आगे, जिसके ऊपर अगर ये आज प्राइसेस को नीचे नहीं लाते तो इनके तो वैसे भी इलेक्शन तो ये हार जाएंगे जो यहाँ तक ये इस वक्त इकानमी ले जा चुके हैं। लेकिन अगर ये उसको थोड़ा स्टेबिलिटी नहीं लाते तो ये बहुत बुरा हारेंगे। बुरा हारने का मतलब ये है कि अगर वो 2/3 वाली कहानी होगी तो फिर तो प्रेसिडेंट का तो मुआवजा हो जाएगा, उसके अंदर इनके तो इम्पीचमेंट आ जाएगी। तो बहुत कुछ एट रिस्क है प्रेसिडेंट साहब की अपनी पार्टी के लिए, इनके फ्यूचर के लिए, व्हाइट हाउस के लिए। तो इनके पास चॉइस तो कोई नहीं है कि इसको यानी जिस चीज को इन्होंने खोल दिया जा करके उसको समेटने के अलावा चारा कोई नहीं है इनके पास। आर्मी की सिचुएशन आपके सामने है, इख्तलाफत बहुत हाई लेवल पे, ऊपर जनरल्स के अपने जो सेक्रेटरी ऑफ वार है उनके साथ बहुत जगह कोई जॉब छोड़ रहे हैं कि जिसको निकाला जा रहा है। तो ये सारी चीजों को आप बिगर पिक्चर में जब देखते हैं तो अमेरिका हैज नो चॉइस टू सेटल दिस मैटर एंड कम बैक। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जो ईरान अमेरिका आप देख रहे हैं कि मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान का रोल है, इसके अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल जो है वो उनसे बड़ी यहाँ मुलाकातें वगैरह भी हो रही हैं, इसको किस तनाजुर में देख रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त रोल है। देखें ये जितने दिन इन्होंने दो ऐसे ग्रुप्स के साथ माहौल को मेंटेन रखा हुआ है जो दोनों के अंदर ईगो और दोनों के जो इश्यूज हैं उनमें गैप बहुत ज़्यादा है। और मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने जो पिछली दफ़ा भी एक लेके आए थे, मेरा ख्याल पाकिस्तान कुछ प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है कि इनको पार्ट्स में और पीसेस में कर लिया जाए। इसीलिए बार बार इस चीज़ पे पुश करता है कि टेबल पे जब लोग टेबल पे बैठते हैं तो देन दे फील ऑब्लिगेटेड कि कुछ ना कुछ अब यहाँ से निकाल लें। नहीं हुआ लास्ट टाइम, इस दफ़ा तो टेबल बनी नहीं है। लेकिन यह कि मेरा ख्याल है कि इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, लेकिन उसके बावजूद मैं प्रेजिंग इनकी जो है जितनी की जाए वो कम है कि दोनों को एक टाइम पे नॉट जस्ट इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है कि कोई भी ये नहीं कहता कि हमें आगे मुज़ाकरात नहीं करने। और दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे ज़बरदस्त है वो ये कि अभी तक अमेरिका के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया में किसी ने 1% भी ये दावा नहीं किया या शक का इजहार नहीं किया कि वो किसी एक का साथ दे रहा है या साइड ले रहा है। तो ये अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट मेंटेन रखना और न्यूट्रल मेंटेन रख के दोनों फ्रीकों को अपने साथ अग्री करके रखना कि टेबल से हम उठेंगे नहीं, इट्स अ ह्यूज जॉब। इसके ऊपर जितना भी पाकिस्तान की तारीफ की जाए वो कम है। बिल्कुल सही। ताहिर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर जावेद साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मिस्टर शाहिद साहब ये बताइएगा कि किस तरीके से देख रहे हैं, किस तनाजुर में देख रहे हैं आप तमाम तर सूरत हाल जिसके अंदर पाकिस्तान आप कह लीजिए कि एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करता हुआ नज़र आ रहा है अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के अंदर, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, आपने अपने शो में दावत दी। गुजारिश ये है कि इससे तो इनकार नहीं है कि पाकिस्तान के एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा एक अच्छा चेहरा पूरी दुनिया के सामने उभर के है और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस हवाले से अच्छी रही है। लेकिन हकीकत और ख्वाहिशात के अंदर फ़र्क है। ख्वाहिश हमारी ये है कि हम दोनों अफ्रीकैन का कोई एक इस तरह की डील हम लोग उसके ऊपर इनको ले आए जिससे पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम हो जाए। और हकीकत ये है कि हमारा दोनों के ऊपर कोई असर नहीं है, हम उनके ऊपर किसी किस्म का कोई फोर्सफुली उनको कुछ कह नहीं सकते। जिसकी आज मिसाल जो ट्रंप हैं प्रेसिडेंट, उन्होंने बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा कि हम 18 घंटे ज़ाया करके पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने साथ ही ईरान से कहा कि अगर आपने कोई बात करनी है तो हमारे साथ डायरेक्ट कर लें, हमारी लाइन हर वक्त ओपन है। तो ये इन मामलात के अंदर हमें कुछ सोचने की ज़रूरत है और वो ये है कि हमें दुनिया के अंदर तो हमारा एक चेहरा अच्छा उभर के गया, इसके अंदर कोई शक नहीं, लेकिन हमारे जो अंदरूनी मसाइल हैं इनको हमें हल करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान जब तक अंदरूनी तौर पर ताकतवर होकर सामने नहीं आएगा दुनिया के, उस वक्त तक बैरूनी मामलात के अंदर शायद हम उस तरह अपनी ताकत को असर्ट ना कर सकें, उस तरह अपने मौकफ को असर्ट ना कर सकें। और देखिए, मैं इसको हमेशा इस तरह कहता हूं कि जिस तरह की आज अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली
कि अपॉर्चुनिटीज पहले मिलती रही है हमें। ज़िया दौर के अंदर, हमें मुशर्रफ दौर के अंदर हमारा बड़ा क्लोज लिंक था अमेरिका के साथ, वेस्ट के साथ, और हमें इकोनॉमिक एड भी मिली, हमारी इकोनॉमी भी बेहतर हुई। लेकिन सिर्फ और सिर्फ शख्सियात की बुनियाद के ऊपर जो रिलेशंस कायम हुए, वो जैसे ही शख्सियात गई, पाकिस्तान दोबारा जो है वो मसाइल के अंदर गिर गया। IMF के पास हमारा 25वां प्रोग्राम है और उसकी सबसे बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान के अंदर। आज हमारे हुकूमत वक्त के पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आज जो सियासी अदम इस्तेहकाम का हम लोग शिकार हैं, इसको बेहतर कर लिया जाए। इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती को कायम कर दिया जाए। इस मुल्क के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कायम कर दिया जाए और ऑपोजिशन को भी साथ लेकर चला जाए। तो फिर देखिएगा कि ये मामलात हमारा, हम लोग एक, नो डाउट हम लोग एक न्यूक्लियर पावर हैं इस खित्ते के अंदर। हमारी जो है डोमिनेंस, हमने जो है मार्का हक के अंदर भी अपने आप को असर्ट किया पूरी दुनिया के अंदर, और पूरी दुनिया हमें देख ली। लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखें कि आज हमारे इन अंदरूनी मसाइल की वजह से हमारे इंटीरियर मिनिस्टर को आकर कहना पड़ता है कि जो कैपिटल हमारे मुल्क से चला गया, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ वो वापस लेकर आए। तो आज इन्वेस्टर हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारा बैनुल अक़वामी तशख़्ख़ुस बहुत बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम की हालत अबतर से अबतर होती चली जा रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 30 दिन के लिए फ्यूल की प्राइसेस को मैं बिल्कुल मुंजमद कर रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। लेकिन 18वें दिन वो आकर आते भी नहीं है टीवी के ऊपर और 27 रुपए बढ़ जाते हैं, और वो इंटरनेशनल प्राइसेस नहीं बढ़ती बल्कि वो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते हैं, जिसको ये पहले कम करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे हुक्मरानों को जिस तरह की इंटरनेशनली आज बातें हो रही हैं, मतलब ईरान हमारे पास से होकर चला गया, अमेरिका ने वहां पे बैठ के हमें मतलब कह दिया बिल्कुल ठीक है सर। हम या पाकिस्तान के अंदर। मैं सर वापस आता हूँ। मैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब से बात करना चाहूँगा। जुल्फ़िकार साहब, सफारतकारी कैसी रही पाकिस्तान की इस सारे मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिक जो कनेक्टिविटी है उसको रखा है, और एक बहुत बड़ी जंग से, बहुत बड़ी आफत मुसीबत से पूरी दुनिया को बचाया है। और अगर ये खुदा न खास्ता जंग हो जाती पाकिस्तान, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे तो आना ही आना था, लेकिन उसके साथ तमाम डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर और बहुत सारे ऐसे मुल्क जो कि इसके इर्द गिर्द थे, उनको भी इसका जो है बड़ा बुरा इम्पैक्ट आना था। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ये पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन दोनों की अच्छी समझ बूझ, अच्छी स्ट्रेटजी की वजह से और एक अच्छे डिप्लोमेटिक कनेक्टिविटी की वजह से हमने ये पाकिस्तान की लीडरशिप ने, पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने इस जंग को रुकवाया है और सीज फायर करवाया हुआ है। और सीज फायर करवा के अब जो कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज हैं उसको एड्रेस करवा रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि डिप्लोमेटिकली बैठ के कैसे इसको हल करना है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि जो काम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, यूरोपीय यूनियन, टर्की, चाइना, रशिया, इंडिया, कोई दुनिया का मुल्क नहीं कर सका, तो वो पाकिस्तान ने चंद दोस्त मुल्क ममालिक के साथ मिलके उसको इनिशिएट किया। उनकी सपोर्ट के साथ पाकिस्तान ने उसको लीड किया और उसके अंदर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी दी, जिससे पाकिस्तान की परसेप्शन और एक जो इमेज है वो ग्लोबल स्टेज पे बहुत बेहतर हुआ है और पाकिस्तान की रिकग्निशन हुई है, परसेप्शन चेंज हुई है, बेहतर इमेज बिल्डिंग हुई है। तो मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट, ड्यू क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को देना चाहिए। और इसमें फील्ड मार्शल, एक बहादुर समझ बूझ रखने वाले फील्ड मार्शल का बोल्ड डिसीजन लेना और स्टैंड लेना, मैं समझता हूँ उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर आप के ये फील्ड मार्शल इंडिया को जंग हराने में उस टाइम पे ना बोल्ड डिसीजन लेते, ना आपने उस टाइम 10 मई को इंडिया को जो है जंग हराई होती, आज पाकिस्तान इस कंडीशन में, इस पोजीशन में ना होता कि ग्लोबल स्टेज के ऊपर अपना कोई रोल प्ले कर सकता। पाकिस्तान को किसी ने पूछना भी नहीं था। और आज आप अमेरिका को कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार पाकिस्तान की पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर को, फील्ड मार्शल को अप्रिशिएट कर रहा है। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है और हमें इसके ऊपर अपना सर फख्र से बुलंद करना चाहिए।
और दुआ करनी चाहिए कि जिस तरीके से लगे हुए हैं अच्छे तरीके से हम इस सारे मामले को डिप्लोमेटिकली जो है कनेक्टिविटी के थ्रू मसले को हल करा लें, क्योंकि इसका हल होना पाकिस्तान के लिए और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, इस पूरे खित्ते के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। बहुत बड़ा जो है एक इररिपेरेबल लॉस है, और हमारा जो इकोनॉमिक लॉस होने जा रहा है उससे हमें बचाने के लिए मैं समझता हूँ ये डिसीजन मेकिंग और ये दे हैव टू पुट देयर फुट डाउन, और उन्होंने किया है। और इसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप को भी और दीगर लोगों को भी जो इसके अंदर डिसीजन मेकर्स है या इनपुट देते हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि इस खित्ते के लोगों का सर्वाइवल जो है वो जंग ना होने में, अगर जंग खुदा न खास्ता होती है या कोई ऐसा मसला होता है तो सब जो है उस लपेट में आएंगे। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि जिस हिकमत अमली से, लाएमल से हमारी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप चीजों को हैंडल कर रही है, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे और चीजें बेहतर हों, और पाकिस्तान के लोगों को मजीद अल्लाह ताला इज्जत दे। बिल्कुल सही, आमीन। बैरिस्टर शाहिद साहब जो है वो कह रहे थे कि ख्वाब एक हकीकत, दोनों में फ़र्क होता है। हम चाहते तो ये हैं कि एक ऐसी डील हो जिस पर दुनिया में अमन कायम हो, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ पाकिस्तान के बारे में भी बताई उन्होंने, कुछ सियासी अदम इस्तेहकाम की बात की, मैशत की बात की, आम आदमी की बात की। तो एक तो हम डील करवाना चाह रहे हैं, हम फैसिलिटेटर हैं, हम इसके अंदर सालिस हैं, एक इसके बारे में, और दूसरा जो तहफ़्फ़ुज़ात जिनका जिक्र अभी बैरिस्टर साहब कर रहे थे उन पर बात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बैरिस्टर साहब ने बातें की यकीन कर मुझे समझ नहीं आई, लेकिन और दूसरी जो बातें जो आपने जिक्र किया, मैं कहता हूँ देखो ये पाकिस्तान के बस में कोशिश है, और कोशिश पाकिस्तान ने बड़े सिंसियरली की है और कर रहा है, और इंशाल्लाह इसके पास रिजल्ट आ रहे हैं। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है सिवाय PTI के, जो हमारी सियासी मुखालिफ जमात है। नहीं, वो भी तस्लीम कर रहे हैं। वो नाम अभी इस प्रोग्राम में किया है नाज़िर साहब, अभी बैरिस्टर साहब ने भी तारीफ की है। अच्छा, चलो उनका बहुत शुक्रिया अगर किया है। इससे पहले प्रोग्राम में वो मेरे भाई थे, उसने नहीं किया, मैं चूंकि उनकी बात नहीं सुन सका, सही दोबारा का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान की इज्जत है, ये नवाज शरीफ या किसी और की इज्जत नहीं है। ये आर्मी चीफ, बिल्कुल आर्मी चीफ की इज्जत है, और शहबाज शरीफ साहब की इज्जत है, इसहाक डार साहब की इज्जत है, लेकिन ये असल में ये पाकिस्तान की इज्जत है। जहाँ कोई भी होता तो पाकिस्तान की इज्जत बनती है, और पूरी दुनिया ने इसको तस्लीम किया है। दुनिया के 200 करीब ममालिक सबने पाकिस्तान का नाम सुना है, पाकिस्तान की खिदमात को सुना है। इसका कोई देखो, वो ना ईरान किसी पे ट्रस्ट कर रहा है, ना अमेरिका किसी पे ट्रस्ट करता है, वो सिर्फ पाकिस्तान पे ट्रस्ट करते हैं कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान मुसलसाना कोशिश कर रहा है। वो उसको उससे रिलेट कर रहा है कि हमारी मीशत खराब है, सियासी इस्तेकाम है। ये सिर्फ कोई सरकार नहीं है, मकसद है कि हम काम क्या कर रहे हैं कि मुल्क दुनिया में अमन हो। देखो दुनिया में अमन होगा तो हमारी मीशत भी ठीक होगी, सब कुछ ठीक होगा, हमारा मुल्क भी आके जाएगा। अगर इस तरह के हालात रहे, आप देखो पेट्रोल की कीमतें कितने ऊपर चली गई हैं, या डीजल की कीमतें कितनी ऊपर चली गई हैं। अरे लेकिन अभी तो लेवी आपने बढ़ाई ना, अभी तो कीमतों का ताल्लुक नहीं है इस चीज से भी। तो महंगाई तो फिर बढ़ जाती है ना। महंगाई देखो एक सिंगल डिजिट में आ गई थी, अब फिर डबल डिजिट में इस तेल की वजह से चली गई है। तो अल्लाह करे, अब कहते हैं हालात अच्छे हों, और हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे, और उस पर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। और कहते हैं कि अल्लाह ताला का मज़ीद रखे, और इंशाल्लाह जब पाकिस्तान इस मकसद में कामयाब हो जाएगा तो पूरी दुनिया के साथ हमारे तरक्कात अच्छे हो जाएंगे, और हमारे पाकिस्तान पे ट्रस्ट करेंगे। पाकिस्तान की दुनिया में एक बदनामी की जाती है कि यहाँ खुदा न खासा दहशतगर्द होते हैं, ये होते हैं। आज दुनिया पाकिस्तान को एक अमन का पैगंबर समझती है कि ये अमन के दाई हैं और तकनीक कर सकते हैं। कल तो ट्रम्प कह रहे थे कि पाकिस्तान तो हैरत अंगेज सालिस साबित हुआ है। तो ये सारे पाकिस्तान की इज्जत है। तो बाकी देखो, अगर किसी भी कंसेंसस उन पे नहीं हो रहा ईरान और अमेरिका के दरमियान, तो हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं। ईरान ने अपने मफादात देख रहे हैं और अमेरिका ने अपने मफाद देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा कोई कंप्रोमाइज पे आ जाएगी। सब पहले भी आपको जो कैंप डेविड जब था, मिस्र का और इसराइल का झगड़ा था, तो वो भी कोई 12-13 सीटिंग में जाके हल हुआ था। तो उसके बाद तो मैं भी यही समझता हूँ कि इंशाल्लाह ये वक्त के साथ साथ दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सीटिंग में कोई ना कोई कंप्रोमाइज हो जाएगा।
जब दो फरीक टेबल पर बैठ जाएं या कोई पैगाम रसानी शुरू हो जाए या ये दोनों फरीकों को एक एहसास हो जाए कि वो अमन कायम करें, मुखलिस हैं, या वो जंग से बचना चाहते हैं, तो फिर दोनों टेबल भी बैठ जाते हैं और एक दूसरे की मान भी लेते हैं। और ज़ाहिर है आप एक लीडर के बस में तो उससे अपने अवाम को भी देखना होता है कि मेरे पीछे मेरी कौम खड़ी है, अगर मैं ये बात मुआहदा में शामिल हूँ तो क्या मेरी कौम मुखालफत तो नहीं करेगी। इस तरह अमेरिका है और इसी तरह ईरान है, इनकी सबकी मजबूरियाँ हैं, तो आवाम की कंसिस्टेंट डेवलप करना और आवाम को अपने साथ लेके चलना ये भी एक मजबूरी होती है। तो मुझे मेरा ख्याल है इंशाल्लाह हमारे आर्मी चीफ 3 दिन ईरान में रहे हैं, उनकी जो बाजार इनकलाब है, उनके हेड क्वार्टर गए, उनको ये सारी चीज़ें समझाई हैं। मसला मेरे ख्याल में अमेरिका अपनी वो इलाके में अपना हरमज में वो अपना कोई कंट्रोल चाहता है, तो या उसमें जो करता है ईरान उसके खिलाफ है, तो इस पे कंसिस्टेंट करेगा, डेवलप हो जाएगा। चाइना भी इसको सपोर्ट कर रहा है, मुज़ाकरात को, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन इंशाल्लाह सुलह हो जाएगी। बिल्कुल सही है। बैरिस्टर साहब, आपके जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे मैं अगले चंक में ज़रूर उस पर बात करूँगा, उनसे पूछूंगा, लेकिन अभी जो सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एक मजबूत सिफारतकारी पाकिस्तान की, दुनिया इसकी मौतरफ, जिस तरह से हम देख रहे हैं आलमी वक़ार हमारा बुलंद हुआ, शानदार हिकमत अमली रही पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझते हैं कि आर्मी चीफ हों, इसाक डार हों, प्राइम मिनिस्टर हों, बेस्ट दिया सब ने अपना इस मामले में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने बहुत मेहनत की है इस मामले के अंदर कि ये जो दुनिया के अंदर एक अमन कायम हो सकता है उसके अंदर हम अपना एक कलीदी किरदार अदा करें। और दुनिया ने देखा भी है इस चीज़ को कि पाकिस्तान ने अपना जिस हद तक पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता था, हमने एक अपनी न्यूट्रलिटी को भी बरकरार रखा है। मैंने जिस तरह पहले कहा कि ये अच्छी एक डिप्लोमेसी रही हमारी पिछले कुछ अरसे में। हमारे पास गल्फ स्टेट्स थी, गल्फ स्टेट्स के साथ हमने एक रिलेशनशिप को मेंटेन रखना। हमारा एक डिफेंस पैक्ट था सऊदी अरेबिया के साथ, और सऊदी अरेबिया के साथ एक हॉस्टाइल किस्म का रिलेशनशिप था ईरान का, लेकिन हमने उसको भी मेंटेन किया। फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान ये देखिए 47 ईयर्स के बाद जो है एक टेबल पे अमेरिकन और जो है ईरानियंस बैठे हैं, इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान को जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी रही इस हवाले से बिल्कुल बहुत अच्छी रही। लेकिन फिर मैं ये बात कहता हूँ कि हमें इसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है, हमें इसके अंदर से मौके, अपॉर्चुनिटीज निकालने की जरूरत है। देखिए, आज इंडिया जो है वो ईरान से तेल ले रहा है और मतलब वहां पे उसको सस्ता तेल मिल रहा है। चाइना जो है वो 20,000 किलोमीटर का फासला तय करता है समुद्री रास्ता, और 80% अपनी पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट्स हैं वो ईरान से लेकर अपने मुल्क के अंदर जाता है। इंडिया का 6,000 किलोमीटर का समुद्री रास्ता है, लेकिन पाकिस्तान का तो 0 किलोमीटर है। लेकिन आज तक हम उसमें से कुछ निकाल नहीं सके। और आज भी जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारा एक अच्छा रिलेशनशिप था, तो हमें इन चीजों को मटीरियलाइज करना चाहिए। हमें इतनी रिलैक्सेशन, इतनी लिवरेजेस लेनी चाहिए जो बाकी मुल्क ले रहे हैं। देखिए, आज रशिया अपना ऑयल जो है वो बेच रहा है डॉलर्स के अंदर, और अमेरिका ने उसको रिलैक्स किया है। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम इन चीजों के इन क्राइसिस के अंदर से अपने लिए अपॉर्चुनिटीज भी निकालें, और पाकिस्तान का जो तशख्खुस एज अ पीस मेकर इन द एंटायर वर्ल्ड जो है वो सामने आया है, उसको भी सामने लेकर चले और एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी को जो है परसू करें। बिल्कुल ठीक है। जुल्फिकार साहब, ये बताइएगा, जिन अपॉर्चुनिटीज़, जिन मौक़ों का जिक्र अभी किया है बैरिस्टर साहब ने, आप समझते हैं कि ये फ़ायदा उठाने में पाकिस्तान कामयाब होगा? देखिए, पाकिस्तान तो बहुत पहले इसके अंदर फ़ायदा उठाना चाहिए था। पाकिस्तान ईरान से जो है तेल लेता था, लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी में वो ऑयल नहीं आता था। फिर 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी, लास्ट ईयर था, आसिफ अली जरदारी साहब ने 2 बड़े इंपॉर्टेंट, बैरिस्टर साहब का मैं थोड़ा सा वो बताना चाह रहा हूँ कि 2 बड़े इंपॉर्टेंट वायदे किए थे, एक ईरान गैस पाइपलाइन का, तो एक टापी गैस पाइपलाइन का। अब वो जो रशियन स्टेट में से जिसमें तुर्कमानिस्तान से गैस पाइपलाइन आनी थी, वो 2023 तक जो है उसका पाकिस्तानी गवर्नमेंट तक कोई जो है वो अफगानिस्तान ने भी कर दी, उसमें इंडिया ने भी सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर दी, सिर्फ पाकिस्तान के एंड पे वो रुकी रही थी। फिर ईरान गैस पाइपलाइन, ईरान ने अपने बॉर्डर तक वो पाइपलाइन बिछा दी। 2013 से लेके 2022-23 तक, बल्कि अब तक
किसी ने भी उस गैस पाइपलाइन के ऊपर इंप्लीमेंटेशन के लिए काम नहीं किया। तो अपॉर्चुनिटी तो अब यही थी कि उसके बाद 10 सालों के अंदर जो भी हुकूमतें आई थी उनको फेल करना चाहिए था। अब ये मैं समझता हूँ कि मौका आया है कि अमेरिका और ईरान के साथ जब मामला तय होते हैं तो पाकिस्तान उन तमाम मामला के अंदर ईरान के साथ अपना एक बार्टर ट्रेड का जो रिलेशन है उसको बढ़ाए। ईरान गैस पाइपलाइन के ऊपर काम करे, वो भी ईरान आपको बना के देना चाहता है, पाकिस्तान के अंदर आपकी मेन गैस पाइपलाइन के साथ कनेक्ट करना चाहता है, और ऑयल भी आपको देना चाहता है जो कि बार्टर ट्रेड है, और आपको लीवरेज भी देना चाहता है, सस्ता भी देना चाहता है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज है कि मिडिल ईस्टर्न ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज आपके साथ ऑयल ट्रेड के ऊपर सस्ते दामों में मामला को करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम से बाहर आने की जरूरत है, बिकॉज जब तक हम इस इशू को क्लोज नहीं करवाएंगे, ये इशू क्लोज नहीं होगा, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी अपना ऑयल बेचने में कामयाब नहीं हो सकेंगी, और ये जो पाकिस्तान जो तमाम मुल्कों से फायदा उठा सकता है, खास तौर पे ईरान से, उसको भी अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकेगा। तो ये हम सब के लिए विन विन सिचुएशन तभी है कि जब सारे मुमालिक मिल के इसके ऊपर जो है जोर लगाएं और चीजों को, मामला को हल करवाने की तरफ लेके जाए। पाकिस्तान इंडिविजुअली तो कोशिश कर रहा है, उसके अंदर टर्की भी सपोर्ट कर रहा है, इजिप्ट भी सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरेबिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है। तो पाकिस्तान के को सपोर्ट ये सारे मुल्क कर रहे हैं और पाकिस्तान इस सारी चीज को लीड कर रहा है। तो आगे ये मामला इंशाल्लाह जब हल होते हैं, चीजें होती हैं, कुछ चीजें ये जो सारी एक क्लैरिटी आती है ये ईरान और अमेरिका के मामला को हल करने के बाद, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो पाकिस्तान होगा। ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से और ऑयल गैस पाइपलाइन के हवाले से पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा, क्योंकि इस गैस पाइपलाइन के थ्रू आप देखें फायदा पाकिस्तान के अंदर किस चीज को, आपकी इंडस्ट्री को गैस जाएगी, आपके हाउस होल्ड को गैस जाएगी। हाउस होल्ड की जो गैस है वो जो लोड शेड गैस की लोड शेडिंग हो रही है उससे अब आम घर में गैस जाना शुरू हो जाएगी, ऊपर से सस्ती जाना शुरू हो जाएगी, फिर इंडस्ट्री को जाना शुरू होगी, आपकी बिजली भी बनना शुरू हो जाएगी और सस्ती बिजली बनेगी। फिर इंडस्ट्रीज को जब जाएगी तो आपका जितना इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक्सपोर्टर है, वो एक कंपेटिटिव रेट पे अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगा, तो आप कंपेटिटिव मार्केट, सारी दुनिया की मार्केट के साथ कंपीट करेंगे, आपका एक्सपोर्टर को फायदा है, फॉरेन रेमिटेंस बढ़ेगा, पाकिस्तान के अंदर जेर मुबादला का ज़खायर में इजाफा होगा। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। तो पाकिस्तान के अंदर ये जो आज पेट्रोल बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन अब देख रहे हैं कि अब रुकने का नाम नहीं ले रहा, इस सारे का जो मसले का हल है इस जंग का रुकना, और उस जंग के रुकने के बाद हमें उसमें से अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है कि अब हम पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी नेशन हम कैसे चीजों का जो है उसके बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। मुझे इस पे गौस नाज़िर साहब बताइएगा कि क्या स्ट्रेटजी है पाकिस्तान की, ये जो हमारी हिकमत अमले की कामयाबी है इसको प्रैक्टिकलिटी में नरेट करने के लिए, ताकि इकॉनमी को लेके जो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है पाकिस्तान, उसके अंदर कुछ बेहतरी आ सके। आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है और बिल्कुल इसको अल्लाह ताला जो पाकिस्तान को इज्जत दी है, जो वक़ार मिला है, इसको हमें अपनी पाकिस्तान की तरक्की में किस तरह ढालना है जी, असल में ये फंड है जी। लेकिन इस पे भी वर्क हो रहा है इंशाल्लाह। अभी ये किसी अंजाम पे ये एग्रीमेंट होता है, अभी तो सारी दुनिया देख रही है। तो भाई सारे जो जितने गल्फ कंट्रीज है सारे कहते ना भाई खामोश होकर बैठे कि क्या बनता है, एग्रीमेंट होता है नहीं होता है सारा। अभी ये जो ही मेच्योर होता है उसके बाद देखो 1-2 दिन या आप कहेंगे 2 महीने में रिजल्ट आ जाए, इतना नहीं, ये 2-3-4 साल लग जाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान के एग्रीमेंट भी होंगे, हमारा बहुत सी ऐसी चीजें हैं तो अपनी पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजी में दुनिया को मनवाया है, उसमें जो हमारे इंडिया के साथ जो हमारी जंग हुई उसमें मनवाया है। ईरान को हमारी मॉरल सपोर्ट थी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है और ये पद जो पाकिस्तान का एक पहले इमेज था कि ये लोग निकम्मे हैं तो और ये लोग यहाँ ये दहशतगर्दी यहाँ से इम्पोर्ट होती है फलाना इस किस्म की बातें थी। अब दुनिया ने देखा पाकिस्तान का असल चेहरा,
कि पाकिस्तान तो एक परमाणु मुल्क है और फिर ये एक मतलब तरक्की याफ्ता मुल्क है, लोग अच्छे हैं, पॉजिटिव माइंडेड हैं। फिर यहाँ से भी तो जब ये हालात कदर जंग के बेहतर होंगे तो ज़ाहिर पैसे इन्वेस्टमेंट आएगी। सऊदी अरब ने कहा कि मैं 10 अरब डॉलर की यहाँ सरमायाकारी करूँगा। उन्होंने 3 अरब सऊद जब यूएई से जो उनके अपने को मसाइल थे हमसे जो अपने डॉलर मांगे थे 2-3 अरब तो मैं सऊदी अरब ने दे दिए। तो ये पॉजिटिव साइन है। अगर वो भी ले रहे थे तो पाकिस्तान की और मुआशी मुश्किलात होती। अब जब तक ये जंग के हालात ठीक हो इंशाल्लाह पेट्रोल भी आएगा, पाकिस्तान आगे तरक्की भी करेगा तो टाइम लगेगा इंशाल्लाह। और ये जब सब पार्टियां टेबल पे बैठेंगी और तमाम चाहे अपोजिशन और गवर्नमेंट पार्टी तो फिर एक जामिल अमल बनेगा जिसकी और जिसमें सारे टेक्नोक्रेट्स भी होंगे कि तो इसके लिए कोई पार्टीज जो हमारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, अभी बैरिस्टर साहब ने पहले सवाल के जवाब में तारीफ करने के बाद यही शिकवा किया था, जिसमें एक तहफ़्फ़ुज़ात में से एक उनका ये भी था कि जी आप ऑपोजिशन को साथ लेकर नहीं चलते। देखो हम बिल्कुल साथ लेकर चलने को तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये इक़्तिदार में थे तो हमें साथ लेकर नहीं चल रहे थे, हम पे कई दफ़ा हमने दोषी का हाथ बढ़ाया था। लेकिन हम कहते हैं कि अपोजिशन को साथ चलना चाहिए। हम जब हमारा ये ईमान है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट जो गाड़ी के 2 पहियों की तरह हैं, तो जब तक ये दोनों नहीं चलेंगे मुल्क नहीं चलेगा। देखो इस पर आप देखें पास्ट हिस्ट्री देखें, जब हमारा इंडिया ने पाकिस्तान की वायलेशन की, हमने इंडिया के 2 जहाज गिराए, अभिनंद को हमने पकड़ लिया, उस वक्त किया। उस वक्त जो हालात थे तो आर्मी चीफ साहब उस वक्त जनरल बाजवा थे, उन्होंने कहा जी हमने आपको ब्रीफिंग देनी है हालात पे। उसमें पीटीआई हालांकि उस वक्त वज़ीर आज़म था, उस ब्रीफ में वो नहीं है कि मैं अपोजिशन के साथ बैठना नहीं चाहता। तो बाजी में ये इस किस्म की बातें करते रहे, लेकिन हमें कोई सरकार नहीं है। मसला यह है कि कोई बंदा गारंटी दे दे, जिस तरह आजकल ट्रंप की कोई गारंटी के दोनों तैयार नहीं है ना, इसी तरह इमरान खान की भी गारंटी देने को कोई तैयार नहीं है, ना उनकी पार्टी का बंदा ना कोई दूसरा बंदा कि एक बात जब टेबल पे करेगा तो पे कायम रहेगा। लेकिन ये बदकिस्मती हमारी यही है कि कोई ना उनकी इमरान खान की वाज़ेह क्रेडिबिलिटी इतनी लो है कि कोई सियासी पार्टी चाहे हमारा एस्टेब्लिशमेंट है कोई भी बात पे एतबार करने को तैयार नहीं है। अब भी देखो ना जिस किस्म की हम चाहते हैं कि चलो सीज फायर एक हो जाता है ना, अभी भी देखो पीछे इसकी बहन को मिलने दिया गया जब इंडियन मीडिया और जबान भी नहीं चलाई कि खुदा न खास्ता इमरान खान कुछ हो गया तो उनको बहन को मिलने की इजाज़त दी गई। और उसके बाद अगले दिन जो ट्वीट किया उसने आर्मी हमारे फील्ड मार्शल को जो बुरा भला करा वो बखार में बताने के काबिल नहीं है। ये उसके बाद ये जो उसके बेटे मिलने आया था वहाँ जो उनके सहाबी जो पतानी के सहाबी था उसने लिखा कि वो जजेस को गालियाँ देते हैं कि जज हमारे निकम्मे ये पिक्चर के वलाद हैं, तो कोई उनकी तरफ से खैर की खबर नहीं आती। कुछ तो देखो हम जो बुरी लोग जो होते हैं कब कुछ लोग कोई 2 के साथ इसी सिस्टम के अंदर हमने चलना है। देखो 18 में RTS ब्लॉक हो गया था, लेकिन हमने मजबूरन हालात को माना और इलेक्शन के रिजल्ट को तस्लीम किया। हमारी जो अक्सरियत थी उसका करीब बदल गया, लेकिन हम चाहते हैं कि रूरल अंगड़ा जमहूरी सिस्टम ये चलता रहे। लेकिन ये इनके पता नहीं दिमाग में क्या चीज़ फंस गई है, कहते नहीं जी जाली इलेक्शन है और दोबारा गए हम वज़ीर आज़म बन चुके थे, हमारी अक्सरियत थी। अब भी अक्सरियत है और हमने मौका भी दिया था कि जी आप पहले शहबाज शरीफ साहब ने कि जी बिल्कुल आपकी हमारे से ज़्यादा सीटें हैं तो आप पीपल्स पार्टी को साथ मिला लें, किसी और को साथ मिला लें और साथ ये हुकूमत बना लें। लेकिन उस वक्त भी ये नहीं बैठे और ना हुकूमत बना सके तो ज़ाहिर मुल्क में तो चलना है ना, किसी तो हुकूमत बनानी थी, इसलिए हम हुकूमत में आ गए। अभी अगर जिम्मेदार ये करे देखो आपको गालियाँ देंगे और तो फिर मुल्क कैसे चलेगा। बिल्कुल ठीक। ये मैं सर वापस आपकी तरफ बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की मैशत इस वक्त ख़राब सूरत हाल का शिकार है, उसमें ज़ाहिर है कि आपका एनर्जी क्राइसिस, आपकी ऑयल की कीमतें, पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन हम यहाँ पे लेवी पे कीमत बढ़ा रहे हैं। तो IMF की डिमांड्स पूरी की जा रही हैं या इंटरनेशनल इम्पैक्ट जो आ रहा है उसी का नतीजा है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना? और ख़बर ये भी है कि आने वाले दिनों में लेवी पे 55 रुपये मज़ीद बढ़ सकते हैं। फैसला ये होना है कि पेट्रोल पे बढ़ाना है या डीजल पे बढ़ाना है। तो बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका और बदकिस्मती है हमारी, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हुकूमती जो फैसले हैं, जो इनके नाक़िस पॉलिसियाँ हैं, जो इनकी सियासी
जो गैर बसीरत है उसका खमियाजा आवाम भुगत रही है। देखिए अभी थोड़े अर्सा पहले ही मैंने जिस तरह पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर खुद आते हैं टीवी के ऊपर और वो कहते हैं कि फॉर द नेक्स्ट 30 डेज में इन प्राइसेस को मुंजमद कर रहा हूँ, और बड़े स्ट्रेस देकर कहते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान कर रहा हूँ प्राइसेस नहीं बढ़ेगी और जो लेवी है इसको हम नहीं बढ़ा रहे। लेकिन कल लेवी बढ़ा दी, 27 रुपए का बम गिरा दिया। इंटरनेशनली प्राइसेस जो है वो तो पेट्रोल की बढ़ी नहीं बल्कि डीजल की प्राइसेस कम हुई हैं, तो आपने डीजल की प्राइसेस भी बढ़ा दी साथ। तो इंटरनेशनल प्राइसेस का इम्पैक्ट तो आ नहीं रहा, और जिस तरह ये पास ऑन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये देखें, जब से ये क्राइसिस आए हैं हमारी हुकूमत की मुझे बसीरत, इनकी अक्ल, इनकी दानिश के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगता है। क्योंकि जब जंग शुरू हुई इन्होंने कहा जी हमारे पास 28 दिन का पड़ा हुआ है स्टॉक, का फिक्र ना करें, बिल्कुल कोई फ्लो के अंदर मसला नहीं आएगा। और एक दिन रात 11 बजे उठते हैं हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर और वो कहते हैं कि जी इसके अलावा कोई हल नहीं था, और हम लोग डायरेक्ट जो है वो 120 रुपए प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, और वो बढ़ा देते हैं। और उसके बाद फिर हमारे सुपर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, वो कहते हैं मैं कम कर रहा हूँ। फिर एक दिन आता है ऊपर बढ़ा देते हैं, और जब कौम के साथ खिताब करते हैं तो उस वक्त यही पोर्ट्रे करते हैं कि भाई मैं बड़ी मुश्किल से ये सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन कल अब जब बढ़ाया है तो ये भी आकर बता तो देते इसकी रीजन कि भाई ये वजह है, इस वजह से मैं बढ़ा रहा हूँ, मुझे IMF को जो है वो डील करना है, मेरे पास अपनी टैक्स कलेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही, मेरी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हो रही, IMF मुझे आगे जो है वो ट्रेंच रिलीज नहीं करने दे रहा, मेरा मुल्क के अंदर जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ गया है, मेरी गवर्नेंस फेल हो गई है। कुछ तो अवाम को आकर बताएं। उनके ऊपर बम फोड़ने से पहले एक दफा कहते हैं जी आप सोलर एनर्जी पैदा करें, अवाम आती है साइड पे तो आप साथ ही उसके ऊपर 1000 रुपया पर किलो वाट उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। मैं कहता हूँ इस तरह नहीं चलती रियासतें, और इस तरह अवाम की खुशहाली नहीं आ सकती। आप टैक्स पे टैक्स लगाते जाएंगे, अपने शाहाना खर्चों को हम कम नहीं करेंगे। मुझे आप एक बात बताएं उसामा साहब, मैं आपको बताता हूँ, हमने ऑस्टेरिटी मेजर्स के ऊपर सुना कि जी बहुत सारा जो है काम करें, हम टारगेटेड सब्सिडी देने लगे हैं 100 रुपए एक मोटरसाइकिल को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ पे बैठी है, पीपल्स पार्टी बैठी है, मुझे ये बता दे, कोई एक फिगर लाकर दे दे किस बंदे ने रजिस्टर किया और किसको 100 रुपया वो मिला। आज भी मैं देखता हूँ गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स हैं, जो अफसरशाही है या जो मिनिस्टर्स हैं, उनके बड़े बड़े कॉन्वॉयज चल रहे हैं, वो अपनी बड़ी बड़ी शाहाना जिंदगी वैसे गुजार रहे हैं, उनकी जिंदगी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बल्कि ये हुआ कि हमें ये भी समझा दिया गया कि जो लोड शेडिंग हो रही है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अगर ये ना करें तो फिर आपके ऊपर जो है बिजली का बम गिर जाएगा। तो मुझे ये तो कम से कम बता दें कि ये जो हमारे इतनी 40-40 रुपए की बिजली अवाम के ऊपर इसका बॉम्ब गिरता है, इसकी कॉन्ट्रैक्ट्स भी तो आप लोगों ने किए हुए थे, उस वक्त आपने महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों किए? आज आप हमें ब्लेसिंग सिखा रहे हो, और जब हम सोलर की तरफ आते हैं आप उसके ऊपर भी टैक्स लगा देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि खुदारा इनको होश के नाखून लेने चाहिए, इनको अवाम का कुछ सोचना चाहिए। और फिर मैं ये क्यों ना कहूं कि अवाम का ये क्यों सोचे जब ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इनके पास तो लेजिटिमेसी है ही नहीं, ये अवाम के दर्द का इनके पास मदावा ही नहीं है। तो ये इसी तरह की हरकत बिल्कुल सही है सर। मैं सर इसका मैं जवाब लेता हूं। मैं जुल्फ़िकार बदर साहब, सर पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़े इंपॉर्टेंट, मैं बड़ा नहीं बड़े, क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स जो है वो रेज़ किए हैं मिनिस्टर साहब ने, उसमें एक सोलर के ऊपर एक खबर पे तो खैर तरदीद आ गई कि ऐसा नहीं है, लेकिन सर ये जो टैक्स वगैरह लग रहा है सोलर के ऊपर, लोग कहते हैं सूरज से हम जो है वो ले रहे हैं बिजली, छत हमारी अपनी है, सोलर हमारा अपना है, तो किस चीज़ का टैक्स दें? तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस पर सर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो कभी भी नहीं चाहेगी कि सोलर के ऊपर टैक्स लगे। सर समझाते नहीं है इनको। गरीबों ने जिस मुश्किल से सोलर अपने बचत में से पैसे निकाल के सोलर प्लेट्स लगवाई हैं और अपना बिजली को न्यूट्रलाइज करने के लिए, बचत करने के लिए, तो पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं टैक्स को सपोर्ट करेगी कि सोलर के ऊपर टैक्स होना चाहिए। बल्कि पीपल्स पार्टी तो ये सवाल उठाती है कि जो IPPs के मुआहदे हैं इसको रिकंसिडर करें, रिव्यू करें कि IPPs जो इतने पैसे ले रही है क्यों ले रही है, आप सोलर को बढ़ाएं क्यों? ये जो मिनिस्टर है एनर्जी के और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ये पॉलिसी बना रहे हैं सोलर के ऊपर, कि आपने पहले पॉलिसी कुछ और बनाई हुई थी। मैं बैरिस्टर साहब की बात को सेकंड करूंगा कि पहले पॉलिसी कुछ और बनाई हुई थी, जब आपके हाथ में कुछ आ नहीं रहा
आपसे आईपीपीज हैंडल नहीं हो रहे तो आप पूरी सोलर की पॉलिसी चेंज करने जा रहे हैं, अवाम के ऊपर ये जुल्म करने जा रहे हैं, ये तो अच्छा सर, ज्यादती ये है। आईपीपीएस की ये आपने ऐसा बात नहीं की है, होना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आईपीपीएस के जो अग्रीमेंट की स्टार्ट डेट थी वो शायद 2002 थी, तो उसके बाद तो आपकी गवर्नमेंट भी आई थी, तो आपने इसको रिवाइज करने की मैं कोशिश क्यों कहता नहीं हूं, मैं उसामा साहब, मैं कहता हूं कि जिस मर्जी गवर्नमेंट ने वो आईपीपीस के मुआहदे किए हो, उस टाइम पे जरूरत थी आईपीपीस के, लेकिन ये अब टाइम है, इसको रिव्यू करना चाहिए। वो हमारी गवर्नमेंट है या किसी और की गवर्नमेंट है, ठीक या है, पाकिस्तान बिल्कुल के सही। अवाम से बड़ी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ये सही। आईपीपीस को दिया तो उनको कहें कि आप अवाम का खून निचोड़ दें बिजली बिल्कुल सही है बनाने सर। के मैं ऊपर। मैं क्योंकि उनको प्रोग्राम की पूछे, क्लोजिंग पे जा रहा हूँ, उनसे पूछे जिनके आईपीपीस नहीं चल रहे और उनको पेमेंट्स हो रही हैं, उनको तो फारग करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। मैं उनकी जरा कैपेसिटी उतनी नहीं है और पैसे दिए जा रहे हैं। हुकूमती मौक़िफ़ भी मैं इसके ऊपर लेता हूँ। न्याज़ी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी है, मिस्टर शाहिद साहब ने भी बड़ी मेरिट की बातें की हैं, तारीफ़ भी की है हुकूमत की। जुल्फ़िकार बदर साहब ने बड़ी मेरिट की बातें की हैं, चाहे अपनी हुकूमत है। सर, ये जो सोलर पे भी इवन टैक्स लगाने की बात है, 1000 रुपये पर किलोवाट, ये वैसे जस्टिफाइड है सर? इस पर किस चीज़ का टैक्स है ये? मैं थोड़ा सा वो समझना चाह रहा हूँ। कुछ सड़क यूज़ करते हैं, सड़क बनाते हैं आप, कोई और बिजली है, आपने डैम लगाए हुए हैं, ठीक है, समझ आती है, बाकी चीज़ों पे चलें, ठीक है, वो समझ आ रही है। तो ये टैक्स किस मद में सर जो है वो कंसिडर हो रहा है? वो कजाती है। अब जो एक्चुअली मेरे ख्याल में जो वजह ये हुई है कि ज़ाहिर लोगों ने तकरीबन सबने सोलर लगवा ली है और बिजली जो सरप्लस है वो जो वापटा को चली जाती है, और वो फिर डिमांड करते हैं कि जी हमने वापटा को बिजली दी है तो हमें वो दी जाए। वापटा उससे बचने के लिए कि जी हमें पैसे ना देने पड़े, उन्होंने एक टैक्स नाम तक समझो या कोई समझो, या दूसरे लफ्जों में कि आप जो वापटा को बिजली देंगे, तालिबान गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे जो हैं फाइनेंशियल हालात ऐसे हैं कि हम वो पे नहीं कर सकते, तो हम टैक्स की सूरत में फिलहाल जो है उसका वो जो है ना उसको एडजस्ट कर रहे हैं, और ये 1 साल और 2 साल रहेगा, उसके बाद ये भी खत्म हो जाएगा। नहीं सर, आप वो बिजली उनके यूनिट्स बनते हैं, वो यूनिट्स आप उनको इस्तेमाल करने दीजिए, वो दिन में करें, रात में करें, कोई ऐसा फार्मूला निकालिए जिसमें विन विन सिचुएशन हो। उसके अंदर टैक्स तो फिर भी समझ में नहीं आता ना। ये वापडा का मसला है ना, अवाम का मसला तो नहीं है, ये प्रॉब्लम वापडा का है, तो इसका बोझ अवाम पे क्यों सर? जी, असल में बात यह है कि आपको पता ही है कि इस वक्त हम बिल्कुल IMF में जकड़े हुए हैं। इंशाल्लाह जल्दी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक IMF जंगल से निकलना है। चलो सर, एटलीस्ट मुझे ये अच्छा लगा कि मेरे तीनों मेहमान जो है वो उन्होंने सब ने आज मेरिट की बात की है, और मुझे इसीलिए अच्छा लगता है आप तीनों के साथ हमेशा बात करना, प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर बात करना कि जो भी सिचुएशन है, जिसकी भी हुकूमत है, बात वो होनी चाहिए जो हकीकत है, सच अपनी। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब आपका, जुल्फ़िकार साहब आपका शुक्रिया, गौस ताहिर साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।